Hi everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, the Chem Squad by Anchal Arora. So, in this video हम लोग बात करने वाले आयनाइजेशन एंथैल्पी की। पिछली वीडियो में हमने एक्चुअली कंपेयर किया था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में फ़र्क क्या है, किसकी वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, किसकी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, सक्सेसिव वैल्यूज कैसी होंगी और क्यों, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो आई होप वो वीडियो देखी होगी, और अगर देखी है तो लाइक वाइक करो यार, ऐसे थोड़ी होता है। हमको कैसे मोटिवेशन मिलेगी, मेरे को कैसे पता चलेगा तुमने वो वीडियो देखी है। तो प्लीज गो एंड लाइक द वीडियो एंड कमेंट कि तुमको वो जो बातें बोली है वो समझ आई है और तुमने वो वीडियो देखी है। जाओ अटेंडेंस लगाओ वहीं पे। और अब इस वाली वीडियो पे आते हैं। अब हम आगे आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करने वाले हैं कि और क्या छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है जब भी हम आयनाइजेशन एंथैल्पी के क्वेश्चन करते हैं। और ऑफ कोर्स सब कुछ रटा नहीं जाता ना, रटने वाला कॉन्सेप्ट है नहीं, समझने वाला कॉन्सेप्ट है। तो चलो समझते हैं, फिर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं हम तब से। चलो, आयनाइजेशन एंथैल्पी डेफिनेशन पिछली वीडियो में भी बात करी थी, फिर से करें। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड, रिक्वायर्ड कुछ भी लिखा हो सकता है, या अब्जॉर्ब्ड कुछ भी हो सकता है। It is the amount of energy needed to remove an electron from an isolated gaseous atom. किसी भी एक आइसोलेटेड गैशियस एटम से इलेक्ट्रॉन खींच के निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं हम आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या ये हमेशा देनी पड़ती है? जी हाँ, क्योंकि आप सोचिए एक एटम है, उस एटम में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता होगा? पॉजिटिव, क्योंकि न्यूक्लियस में कौन लोग बैठे हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल गेम खेलते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज और बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस जो है वो उन इलेक्ट्रॉन्स पे पकड़ जमा के रखेगा, वो उनको फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से बाउंड रखेगा विद इन द एटम। और अगर तुम कह रहे हो कि नहीं मेरे को तो इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तुम्हें उसके वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करवाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो प्यार में है न्यूक्लियस के, वो तो बैठा है एटम के अंदर। तुमने उसको खींच के दूर ले जाना है, तो तुम्हारी मेहनत है। और क्या वो हमेशा लगेगी? जी हाँ, कोई और गेम नहीं हो सकता। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ऑलवेज 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 पॉजिटिव होती है, और इसका यूनिट होता है किलो जूल पर मोल। ठीक है, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन खींच के निकालने के लिए हमेशा एनर्जी देनी पड़ेगी, और आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। इज इट ऑलवेज पॉजिटिव? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्यों नहीं नेगेटिव हो सकती? क्योंकि वही बात है, न्यूक्लियस ने बाउंड कर रखा है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम करने हैं, इसलिए कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। व्हाट अबाउट सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज? सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज और ज्यादा होती जाती है। एक एटम है, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला निकाला ए प्लस बना। ये पिछली वीडियो में भी बात करी थी, दोबारा बस एज रिविजन सुन लो कि आगे इंपॉर्टेंट बातें आ रही है जो इससे जुड़ी हुई हैं। फिर ए प्लस बना, उस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना खुद ही में मुश्किल था। आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो रेशियो बदल दी। अब प्रोटॉन्स तो उतने ही है न्यूक्लियस में, पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घट गए क्योंकि एक हमने निकाल दिया। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। हर इलेक्ट्रॉन को इफेक्टिवली मिलने वाला चार्ज बढ़ जाएगा, न्यूक्लियस की पकड़ और तगड़ी हो जाएगी। और अगर अब तुम अगला इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो तुम्हें और मुश्किल होने वाली है, इस वजह से तुम्हें और एनर्जी देनी पड़ेगी। तो क्या सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज की वैल्यूज ज्यादा होती है? बिल्कुल ज्यादा होती है, ऑलवेज ऑलवेज। तो अगर एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है ए, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल के ए प्लस बना रहे हैं, तो मान लो x किलो जूल एनर्जी देनी है। फिर इस ए प्लस से दूसरा इलेक्ट्रॉन जब निकाल रहे हैं तो मान लो y किलो जूल एनर्जी देनी है। और जब इस ए प्लस का जब ए टू प्लस बना देता, तो अब ए टू प्लस से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो z किलो जूल देनी है। तो हमेशा z ग्रेटर देन y ग्रेटर देन x होगा, हमेशा हमेशा सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। हर इलेक्ट्रॉन के जाने पे बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की और पकड़ मिलती है, और क्योंकि उनको न्यूक्लियस की और पकड़ मिलती है, इसलिए हमें अगला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा मेहनत
करते रहना पड़ता है। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यूज हमेशा हमेशा ज़्यादा होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। लेट्स टॉक बट। छोटा सा डाउट दिमाग में आता है, जो दिमाग में बना रहता है कि ऐसे कैसे आपने बोल दिया कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है। क्योंकि थोड़ा सा बचपन में जाए तो हमें ये बताया होता है कि यार लोगों को ना इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीशन चाहिए। तो ऑक्टेट कंप्लीशन में तो लोगों को खुश नहीं होना चाहिए, तो एनर्जी या तो रिलीज हो या तो हमें कम देनी पड़े। खुद सोचो, दिमाग में डाउट नहीं आएगा कि एक बात बताओ, मैग्नीशियम होता है 1s2 2s2 2p6 3s2, मतलब नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन के बाद 3s2। पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, कर दी मेहनत, 3s1। दूसरा इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी नहीं जाएगा, क्योंकि वो स्टेबल होने ही वाला है, होने ही वाला है। हमें तो यही लगता है ना कि अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बढ़िया, वो नियॉन बन गया, बढ़िया चल रही है उसकी, तो ऑक्टेट कंप्लीशन हो गया। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा इसलिए नहीं हुआ, और इसलिए सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि भाई पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, न्यूक्लियस की पकड़ बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तुम लॉजिकली सोचो ना, ये एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के बैठा है। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, बचे को ज्यादा पकड़ मिलनी ही है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज ज्यादा होनी ही है। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई? क्योंकि सक्सेसिव तो आप बढ़ाई जा रहे हो। आप कह रहे हो कि भाई एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इतनी एनर्जी, फिर दूसरा निकाला तो थोड़ी और एनर्जी, तीसरा निकाला तो थोड़ी और एनर्जी। तो स्टेबिलिटी का तो गेम ही खराब हो गया। ऐसे मुझे वैल्यूज देख के कैसे पता चलेगा कि मेरा एटम स्टेबल हुआ है कि नहीं, या मेरा एटम ने अपनी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली है कि नहीं? क्योंकि हर बार मुझे ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ रही है। वो पता लगता है जंप देखने में, हर बार थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी, है ना? अब आराम से बैठ के सोचो, मैग्नीशियम ने मैग्नीशियम प्लस दिया, तुमने कुछ मेहनत करी, कुछ x किलो जूल एनर्जी दी, Mg प्लस से Mg2 प्लस गया, y किलो जूल एनर्जी देनी पड़ी, और y की वैल्यू x से ज्यादा है। बिल्कुल सही बात है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाली बात है कि इतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा कि हमारी मेहनत बढ़ जाएगी। अब Mg2 प्लस बन गया कौन? नियॉन। अगला इलेक्ट्रॉन निकालने में मेरी मेहनत और ज्यादा बढ़ जाएगी ना, क्योंकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। भाई वो इनर्ट गैस बन गया है, अब तो वो और मेहनत कराएगा बहुत ही ज्यादा। अगर मैं वैसे बात करूं तो मान लो यहां से यहां डबल का जंप था, अभी मेरे पास आगे वैल्यूज भी है, मैं बस बात कर रही हूं कि यहां से यहां डबल का जंप था, तो इधर से अगला जाने में तो 40 टाइम्स 30 टाइम्स 20 टाइम्स ये सब जंप होएगा ना, बहुत मेहनत बढ़ जाएगी ना, क्योंकि आप एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को खराब करने जा रहे हो। वैसे ही आपको इलेक्ट्रॉन के निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, और यहाँ पे तो आप एक स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को खराब कर रहे हो, तो तगड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब भी कोई स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता है ना, तो हम जंप ढूंढते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि हर आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू पिछली वाली से तो ज्यादा ही होगी। कहां तगड़ा जंप आ रहा है वो देखते ही हमें समझ आ जाता है कि वो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। जैसे यहीं पे देखो कि मैग्नीशियम से जब Mg प्लस बना तो 737 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ी, किलो जूल पर। Mg प्लस से Mg2 प्लस ज्यादा देनी पड़ी, ऑलमोस्ट डबल का गेम है। Mg2 प्लस से Mg3 प्लस, गेम देख लो, जंप देखो, जंप कितना तगड़ा है। क्यों इतना तगड़ा जंप है? क्योंकि यहां पे वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ला चुका था, अगली आयनाइजेशन एंथैल्पी और तगड़ी होने वाली थी। तो वो जो डिफरेंस है वो बढ़ता जब दिखता है तो हमें समझ आ जाता है कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल थी, या कहां उसने इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पा ली है। आओ थोड़ा सा एग्जांपल्स देखते हैं, समझते हैं। जैसे फॉर एन एलिमेंट y द वेरियस आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर गिवन, दी हुई है। आइडेंटिफाई द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ y। ऐसी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट थी
जहां पे y अमेजिंगली स्टेबल था। चलो समझते हैं। पहले y से y प्लस बना होगा, सब गैसेस में चल रहा है, और उसको करने के लिए 10 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ी होगी पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, है ना। फिर जब y प्लस से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी 21 किलो जूल देनी पड़ी होगी। ओके, फिर इस Y2 प्लस से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल के Y3 प्लस बनाना होगा तो 33 देनी पड़ी है, उसने लिखा है। ठीक है, अभी तक मुझे डिफरेंस दिख रहा है, ऑलमोस्ट 10 से बढ़ रहा है। फिर Y3 प्लस से Y4 प्लस जब उसने डाला तो उसने देखा भाई यहाँ पे 106 जंप देख रहे हो, 33 के बाद सीधा 106। अभी तक 10 एवरेज 10 10 10 10 से बढ़ रही है, उसी के आसपास से एकदम से 33 से 106 चाहिए। इतना ज्यादा जंप, और इतना ज्यादा जंप क्या रिप्रेजेंट करता है कि इसकी जो ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ना, ये बहुत बढ़िया स्टेबल होगी। ये इतनी अच्छी स्टेबल होगी कि इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में दुविधाएं और बढ़ जाएंगी। तो हमें ये जंप देखना होता है, और जिस ऑक्सीडेशन स्टेट से पहले वाली और बाद वाली आयनाइजेशन एंथैल्पीज में ये अच्छा सा जंप आता है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। तो Y की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी कौन सी वाली? +3 वाली। Y इज स्टेबल इन इट्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी क्वेश्चन को वो दो और तरीके से पूछ सकता है। या तो वो डायरेक्टली पूछ ले कि भाई Y की कौन सी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। टाइप 2 होता है कि वो आपको आयनाइजेशन एंथैल्पीज की वैल्यूज देता है सक्सेसिवली, और आपसे पूछता है कि इस Y का कौन सा ऑक्साइड बढ़िया स्टेबल होगा। पूछ वही रहा है। अब हमें ये समझ आ गया कि ये जो Y है इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो ये +3 वाले कंपाउंड्स बनाएगा, मतलब जिसमें ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जैसे एल्यूमिनियम, और ऑक्साइड क्या होता है? O2-। तो इसका कैसा कंपाउंड स्टेबल होगा? Y2O3 ऐसा ऑक्साइड बनेगा, जैसे Al2O3, क्योंकि वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हद ज्यादा स्टेबल है, तो उसके कंपाउंड्स में वो वही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। और टाइप 3 क्वेश्चन होता है जिसमें वो पूछ लेता है कि इस Y का कौन सा क्लोराइड बढ़िया है, स्टेबल है, कौन सा क्लोराइड स्टेबल है। और सेम गेम, Y की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो वो क्लोराइड कैसा बढ़िया बनाएगा? YCl3। तो या तो डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि भैया कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है इसकी बहुत, या फिर पूछ लेते हैं अच्छा बता इसका सबसे बढ़िया ऑक्साइड कैसा दिखेगा, या बता दे इसका सबसे बढ़िया क्लोराइड कैसा दिखेगा। तो हम यही सोचेंगे ना कि वो कंपाउंड में तो अपनी बढ़िया ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होगा जो उसकी +3 है, तो वो ऑक्साइड में भी +3 वाला दिखाएगा, क्लोराइड में भी +3 वाला दिखाएगा, क्योंकि उसको वैसी खुशियां मिलती है। तो ऐसा सा गेम सीखना है। स्टेटमेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें डायरेक्टली पूछा जा सकता है उसके आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन के ऊपर, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि यार एक और चीज बता दे कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज वैल्यूज कैसी होती हैं, और पूछा जा सकता है कि इज इट ऑलवेज पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब गेम हो सकता है। या फिर आपसे ऐसी सी गेम की खेली जा सकती है कि भाई सक्सेसिव वैल्यूज दी है, इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट बता दे। वो स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, वो न्यूमेरिकल का पार्ट है, वैसा सवाल भी आ सकता है। और एक और तरह की चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ऐसा सवाल है कि इतनी बात समझ आ गई। अब एक क्वेश्चन है, द एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बी गैस। ऐसी एनर्जी विच इज नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, उसको क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। देख रहे हो क्वेश्चन? आयनाइजेशन एंथैल्पी लिख सकता था चुपचाप, लिखा ही नहीं, पूरी डेफिनेशन लिख के दे दी ताकि एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बी गैस देख के लगे यार ये तो बड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है। कुछ नहीं है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बी गैस दिया हुआ है कितना? IE1 बोल दूं ना इसको, पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो बी गैस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो कह रहा है मुझको एनर्जी देनी पड़ी कितनी? 110 किलो जूल पर मोल। तो ये क्या हो गई उसकी? IE1 पहला इलेक्ट्रॉन। While to remove both the electrons and form B2+,
एनर्जी नीडेड इज इतना। इंटरेस्टिंग। वो कह रहा है बी गैस से B2+ गैस बना के दोनों इलेक्ट्रॉन्स दोनों निकालने के लिए जो टोटल एनर्जी चाहिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, वो 250 किलो जूल पर मोल है। फिर आगे क्या बोलता है, आगे भाई साहब बोलते हैं कि IE2 बता दो, बी का IE2 बता दो, और ऑप्शंस दिए हुए हैं ये 4, या तो 110, या तो 250, या तो 140, या तो 360। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो B से B+ गया तो उसने साफ साफ लिख दिया कि ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 110 है। तो B गैस से B+ बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 110, जो हमें पता है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है। फिर वो कह रहा है B गैस से B2+ बनाने के लिए टोटल एनर्जी जो चाहिए वो 250 है। क्या ये IE2 है? क्या 250 किलो जूल पर मोल इज IE2? नो, इट्स नॉट। सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट्स नॉट इक्वल टू 250। नो, टोटल एनर्जी नीडेड दोनों इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए दैट इज इक्वल टू 250। ये स्टेटमेंट्स बहुत मैटर करती हैं। उसने ये नहीं बोला कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन इज इतना एंड देन टू रिमूव द सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज 250। नोप, इट सेड बी गैस से दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए टोटल एनर्जी जो देनी पड़ी वो 250 किलो जूल पर मोल देनी पड़ी। जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब है कि ये 250 कंप्राइज करता है किन किन स्टेप्स के, पहले एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा, फिर B+ बना होगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो B2+ बना होगा। तो IE1 प्लस IE2 इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी needed to remove 2 electrons. This is the interesting part. क्वेश्चंस देख के स्टेटमेंट का मतलब समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जल्दीबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर हम बोल देते हैं अरे सिली मिस्टेक हो गई। क्यों बन रहे हो सिली? सिली विली नहीं बनना है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। उसने ये नहीं लिखा कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, नोप, उसने लिखा है दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए। तो IE2 कैसे आ जाएगा, IE2 हो जाएगा 250 माइनस 110 विच इज 140 किलो जूल पर मोल। और क्या IE2 IE1 से बड़ा होना चाहिए था? होना चाहिए था, और है भी। ठीक है जी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी पे यही कॉन्सेप्ट्स थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपके कुछ बेसिक्स क्लियर हुए हैं, आपको समझ आया स्टेटमेंट क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं और न्यूमेरिकल में किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। आई वुड लव टू सी कि भैया आके वीडियो देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, तो मैं मोटिवेटेड होकर अगली वीडियो बना दूंगी, फिर और अगली बना दूंगी, ऐसे बड़े बड़े टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे। एंड इफ यू रियली रियली लव द वीडियो, कमेंट सेक्शन में लिखने में क्या जा रहा है, ये मज़ा आ गया, लिख दो, लिख दो, मुझे मज़ा आ जाएगा। ऑल्सो अगर तुम्हें लगता है कि हाँ ये छोटी छोटी वीडियोस तो काम आ रही है, पर क्या मैम पूरी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा दो ना, पढ़ लो यार, मेरा तो कोर्स चालू हो रखा है, तुम लोग पढ़ क्यों नहीं रही हो? तो द केम स्क्वाड ऐप पे कोर्स चल रहा है यार, ऑलरेडी शुरू हो चुका है 3 अक्टूबर से। इस पे आपको पूरी ऑर्गेनिक और पूरी इनऑर्गेनिक का कोर्स मिल रहा है, पूरा क्लास 11th क्लास 12th, कोई हिडन चार्जेस नहीं, पूरा क्लास 11th पूरा क्लास 12th, ये दोनों चीज़ें कंप्लीट होंगी 1599 में, नो हिडन चार्जेस। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री अगर पढ़नी है और लगता है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तो आता है, तो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 11th क्लास 12th, नो हिडन चार्जेस, as per the new NCERT, as per the new syllabus, everything will be covered in just 999। इतने का एक मील खा लेते हो तुम लोग, डोमिनोज जब खेलते हो ना तब। और पूरी ऑर्गेनिक पढ़नी है अगर सिर्फ, और लगता है कि नहीं फिजिकल भी आती है इनऑर्गेनिक भी आती है, बस पूरी ऑर्गेनिक पढ़ा दो, तो भी 999 में है भैया। क्या कर रहे हो, इससे सस्ता क्या लोगे, क्या ही कमा लेंगे इसमें हम। तो आओ कोर्स ज्वाइन करो, जब कोई पढ़ा रहा है तो पढ़ लो, बात करवा लो बस। आओ कोर्स ज्वाइन करो, पढ़ाई करो। इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा
एंड आपको फर्स्ट कमेंट में भी मिलेगा, उसमें लिखा भी होगा स्टेप बाय स्टेप कैसे आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। करो, आओ, पढ़ लो, पूरा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा। केमिस्ट्री में 1% की चिंता नहीं रहेगी, मेरी गारंटी, अगर ढंग से फॉलो कर रहे हो तो। हाँ, अगर आलस कर रहे हो तो नहीं पता, अगर ढंग से फॉलो करोगे तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, बिल्कुल निकल जाएगी केमिस्ट्री ढंग से, तमीज से। ठीक है, तो आइए ऐप पे कोर्सेज कीजिए ये वाले और अच्छे से केमिस्ट्री सीख जाइए। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में किसी और नए अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक करो वीडियो को, कमेंट करो, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो। चलो, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, टेलीग्राम पे जरा ज्वाइन कर लो, वहाँ पे अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आती रहती है कि क्या वीडियो आने वाली है, काम आ जाएगा तुम्हारे ही। चलो ठीक है फिर,